नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12वीं के प्रश्न बैंक और सॉल्यूशन, सब्जेक्ट है हिंदी। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे काव्य बोध का फुल सॉल्यूशन। दोस्तों इससे पहले हम आपके गद्यखंड, पदखंड, भाषा बोध, सहायक वाचन के फुल सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे काव्य बोध का सॉल्यूशन। दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मक काव्यम परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की, पंडित जगन्नाथ की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की या भामह की। तो सभी लोगों को इसका पता होगा आंसर। जो वाक्यम रसात्मक काव्य ये परिभाषा है, ये हमारी है पहले का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ की, यानी फर्स्ट वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। दूसरे देखिए, रमणीय प्रतिपादम शब्दम काव्य परिभाषा है, तो दोस्तों यह है पंडित जगन्नाथ की, यानी कि ब नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य में होता है, तो हमसे पूछा गया है कि महाकाव्य में क्या होता है। तो दोस्तों महाकाव्य में जीवन का बृहद चित्रण होता है, यानी कि बड़ा रूप से चित्रण होता है। आगे खंड काव्य की बात करें तो खंड काव्य में क्या होता है, खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है और महाकाव्य में बृहद किया जाता है। ध्यान में रखना आपको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। तो हमें बताना है कि जो कविता के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं 31 वर्ण, यानी कि 31 वर्ण होते हैं। चौथे का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा दिएगा, चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है, ओज गुण का, प्रसाद गुण, माधुर्य, किसी का नहीं। दोस्तों मैंने कई बार आपको बताया, जो चित्त की उत्तेजना होती है उसमें हमेशा हमारा क्या आता है, ओज गुण आता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम रसों की बात करें तो वीर रस भी आता है, रौद्र रस आता है। ठीक है, 3 रस पूछे आते हैं ओज गुण के अंतर्गत, तो आपको ध्यान में रखना है। पांचवें का आंसर आपका आ नंबर का हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए छठा है, भावों को उद्वेलन के लिए कितने अवयव बताए गए हैं, 1, 2, 3 या 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बताए गए हैं। ठीक है, यानी कि 7 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा छठे का 7। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, करोड़ का स्थायी भाव है। तो करोड़ का सभी लोगों को पता होगा, करोड़ का शोक होता है। ठीक है, ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिए उत्साह वीरस का होता है, उत्साह। ठीक है, करोड़ का शोक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार शोक लिखा गया है, तो इसका आंसर शोक हो जाएगा करोड़ का। ठीक है, इस तरीके से 8वां क्वेश्चन देख, क्या आप क्लास 12th हिंदी के प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है, आपको वीडियो के तौर पर अलग अलग पार्ट में मिल रहा है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना करें। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से मात्र आप एक क्लिक में काव्य बोध, भाषा बोध, सहायक वाचन, पदखंड, गद्यखंड सभी का सॉल्यूशन मात्र एक क्लिक में डाउनलोड कर पाएंगे। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप सीधे इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद। देख सकते हैं, जहाँ कारण के बिना भी कार्य हो वहाँ अलंकार होता है। तो जहाँ कारण के बिना भी कार्य होता है दोस्तों, तो वहाँ पर होता है हमारा व्यवहार अलंकार, यानी कि नंबर का आंसर 8वें का हो जाएगा। नंबर देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। सभी को पता है जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हमारे अलंकार कहलाते हैं, यानी कि 10 नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां देखिए, दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या होती है 26, 28, 32 या 24। तो 10वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों 24 नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही है, जो कि है आपके 10वें का दा। ठीक है, अब देखिए 11वां है, चरण कमल समकोमल में उपमान है। तो जो 11वें का आंसर हो जाएगा आपका बाघ, यानी कमल। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या है स्टूडेंटों को सही आंसर मिल सकें। वैसे तो ज़्यादा हम प्रयास करते हैं पूरा क्वेश्चन आपके आंसर सही बताने, अगर फिर भी बाई मिस्टेक कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप एक कमेंट करके जरूर आंसर प्रोवाइड कर दिया करें। ठीक है, मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, अगर आपका आंसर सही है तो। वैसे तो सारे क्वेश्चन के आंसर सही बताते थे कि फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। ठीक है, देखिए पहला है, खालिस्तान ने काव्य को सगुण वलंकृति पुनः कॉपी का, मम्मट ने या भामा ने। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मम्मट। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही। दूसरा है, खालिस्तान के 2 भेद, महाकाव्य, खंडकाव्य। सभी को पता है जो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, एक खंडकाव्य होता है और दूसरा होता है आपका महाकाव्य। ठीक है, फिर देखिए, आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक खालिस्तान है। तो जो रामायण है वो आपका दोस्तों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका महाकाव्य। ठीक है, रामचरितमानस कहें तो वो भी आपका महाकाव्य ही है। जिस काव्य में गद्य तथा पद मिश्रित रूप से प्रयुक्त होता है उसे खालिस्तान कहते हैं। दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शार्गिल चंपू काव्य उसे हम कहते हैं, गद्य पद्य मिश्रित जो वाक्य होता है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य चंपू काव्य कहलाता है। 5वां देखिए, एक स्थायी भाव के बीच में परिस्थितिवश अनेक भावों का संचार होता है, इन्हें खालिस्तान कहते हैं। दोस्तों 5वें का आपको सभी को पता होगा, संचारी भाव हम कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, संचारी भाव। फिर देखिए, आशय की बाहर शारीरिक चेष्टाएं खालिस्तान कहलाती हैं।
तो जो आपका छठे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुभाव। वहाँ सारी चेष्टाएं आपकी अनुभाव कहलाती हैं, ठीक है। साथ में देखिए खालिस्तान रस को रसराज भी कहा जाता है, तो जो श्रृंगार रस होता है उसे रसराज कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए खालिस्तान के दो प्रकार मात्रिक और वार्लिक होते हैं। तो छंद के प्रकार होते हैं, सभी लोगों को पता हो छंद दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है, एक वार्लिक छंद होता है जिसमें वर्णों के आधार पर गणना की जाती है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, छंद, ठीक है। सबसे बड़ा ऑप्शन आपका पहला सही है। देखिए छप्पा चंद खालिस्तान से मिलकर बनता है। दोस्तों यह क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट होगा इसी क्वेश्चन बैंक में। देखिए जो छप्पा चंद होता है वो रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, रोला और उल्लाला। अब देखिए 10वां जो क्वेश्चन हमें दिया गया है 10वें का भी दोस्तों आंसर देख लीजिए। हृदय में स्थित अस्थायी भाव को क्या कहते हैं। तो अस्थायी भाव होते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं, ठीक है। जबकि जो भाव स्थायी रूप से होते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं, जब जो अस्थायी रूप से रहते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। दोनों आपको ध्यान रखना है, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों 70 और देख लीजिए, ठीक है। 70 में कौन सा सत्य होगा कौन सा असत्य होगा। देखिए प्रबंध काव्य के दो वेद महाकाव्य और खंड काव्य होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका सत्य हो जाएगा। ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप एक क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा देखिए श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, दोस्तों यह आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका जो हो जाएगा, तीसरा भी आपका असत्य हो जाएगा। ओज गुण शांत रस की कविता में पाया जाता है। तो ओज गुण होता है वो क्या दोस्तों, वीर रस की कविता में पाया जाता है, ना कि शांत रस। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, तीसरे, ठीक है। चौथा देखिए माधुर गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से होता है। दोस्तों चौथा भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि माधुर गुण होता है वो उत्तेजना में, तो दोस्तों हमारा ओज गुण होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना ओज गुण, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा चौथा। पाँचवें देखिए समस्त असिद्ध की उपस्थित रहने पर भी कार्य संपन्न न हो विभावना अलंकार होता है। तो क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो जो इसका आंसर दोस्तों 5वें का आपका हो जाएगा वो भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। छठा देखिए 22 से लेकर 26 वर्णों तक के छंद सवैया कहलाते हैं। तो छठा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। प्रेम भक्ति का मूल आधार रति है। तो दोस्तों जो 7वां है वो भी आपका सत्य हो जाएगा। 8वां कविता का आभूषण अलंकार है। तो दोस्तों आपका जो 8वां है वो भी सत्य। नवा देखिए कविता पढ़ते समय विराम में रुकने को तुक कहते हैं। तो 9वां दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। और 10वां जहाँ रस होता है वहाँ गुण अवश्य होता है। तो दोस्तों 10वां आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इस तरीके से आपको सत्य भर देने हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जोड़ियाँ मिलानी है, जोड़ियाँ मैं आपको मिला के बता देता हूँ। देखिए पहले रामचरितमानस सभी को पता है, रामचरितमानस क्या है दोस्तों, महाकाव्य है, ठीक है। वाक्य में रसात्मक काव्य हम, तो यह परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की है, ठीक है। फिर देखिए रहीमन पानी राह की है, फिर इसका क्या हो जाएगा, बिन पानी सब शून्य, ठीक है। फिर देखिए एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। हास रस का स्थायी भाव, तो अब सभी को पता होगा हास रस का जो स्थायी भाव हमें बताना है। तो दोस्तों इसका भी देख लेते हैं। हास रस का स्थायी भाव तो ये हास होता है, ठीक है, यानी कि हंसी। फिर पंचवटी, तो पंचवटी ये खंड काव्य है, इस तरीके से मिला देना है। फिर है वीर रस का स्थायी भाव, तो उत्साह होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह से मिला देना है। गे मुक्तक, तो गे मुक्तक को हम देख लेते हैं, मीरा पदावली हो जाएगा, ठीक है, मीरा पदावली। फिर रस के अंग, तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इस तरीके से आपको सारी जोड़ी मिला देनी है। सभी स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक साथ वाक्य में उत्तर, ठीक है। पहला काव्य के कितने वेद होते हैं। तो दोस्तों काव्य के 2 वेद होते हैं, ठीक है। एक तो ठीक है, इसका आंसर आप कर देना, काव्य के 2 वेद होते हैं। अब देखिए दूसरा विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं, ठीक है, महाकाव्य। जबकि जो खंड जो होता है जिसमें कम वर्ण होता है उसमें हम खंड काव्य कहते हैं, जब विस्तृत होता है उसे हम महाकाव्य कहते हैं। जिस काव्य के छंदों का पूरा पर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं मुक्तक काव्य। तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका मुक्तक काव्य, ठीक है, मुक्तक काव्य। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा चौथा, आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखने हैं। तो एक तो हमारा साकेत हो जाएगा, ठीक है, साकेत, और एक हमारा दूसरा हो जाएगा कामायनी। इसके अलावा चाहे तो दूसरे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कोई भी लिख सकते हैं जो आधुनिक काल के महाकाव्य हों, ठीक है। तो देखिए 10वां रस किसे माना गया है। तो दोस्तों 10वां रस जो माना गया है वो माना गया है वात्सल्य रस को, ठीक है, वात्सल्य रस को माना गया है 10वां रस, ठीक है, वात्सल्य रस को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। फिर देखिए जहाँ उपमेय को उपमान से विशेष बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है, ठीक है, व्यतिरेक अलंकार। इस तरीके से आपको आंसर कर देना है। फिर है 7वां है वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आई थिंक सूरदास, ठीक है, कन्फर्म, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, जहाँ तक तो सूरदास ही होगा। अगर कोई भी और आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। वैसे तो सूरदास ही होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर देखिए 8वां है जब कथन में देखने और सुनने पर निंदा सी जान पड़े किंतु वास्तव में प्रशंसा हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है, ब्याज स्तुति, ठीक है। जहाँ निंदा हो लेकिन वास्तव में प्रशंसा लगे वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। लेकिन जहाँ ठीक है, और लेकिन जहाँ लास्ट में हमें क्या निंदा लगे वहाँ ब्याज निंदा अलंकार होता है। यहाँ स्तुति लगती है इसलिए हमें ब्याज स्तुति अलंकार होता है, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा है नवा, ठीक है। तो जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर किसी अन्य से कोई बात कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों जो 90 का हो जाएगा वो अन्योक्ति हो जाएगा, ठीक है। अन्योक्ति जो कि आपके 10वीं में भी था, अन्योक्ति अतिशयोक्ति सारे अलंकार आप क्लास 10th में थे, ठीक है। तो देखिए हमारा 10वां है रोला और उल्लाला के संयोग से कौन सा छंद बनता है। सभी लोगों को पता होगा छप्पर छंद बनता है, ठीक है दोस्तों। अगर इससे पहले आपने गद्य खंड, पद्य खंड, सहायक वाचन और भाषा बोध के सॉल्यूशन नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।